2013 वाले डाउट एंड 14 का पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक 12 वाला एक क्वेश्चन था 2012 का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 3 पे आ गए। तो 2018 में एक क्वेश्चन था ये बी वाला। सो प्रूफ ये ना 18B। अरे यार, ये वाला ना, इसका बी पार्ट। तो ऐसे तो है ना, प्रूफ तो नहीं आना, बट ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज वी कैन सी द प्रूफ। तो इफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है 0 1 पे, शो करो एक ऐसा सी होगा जिसके लिए 0 to 1 x एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू सी टू 1 एफ एक्स जी एक्स। तो इसका ट्रिक क्या है? सो ये जो भी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करेंगे 2012 का 18B। सो एफ कोई फंक्शन है 0 1 to R में, और ये दे रखा है तुम्हें कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड है। तो हमें प्रूफ करना है, वो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, बट जो सीखोगे वो हेल्प करेगा तुम्हें। तो 0 to 1 x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी टू 1 एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो क्वेश्चन है कैसे करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, और थ्योरम क्या यूज होगा इसमें? मोस्टली वो तुम्हारे पास देयर एग्जिस्ट के लिए कुछ ही थ्योरम है। रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू में दो तरह के हैं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसमें हम यूज करेंगे
क्या यूज करोगे? और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो विल यूज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो मोस्टली इन थ्योरम्स का प्रूफ कब कर पाओगे, जब तुम्हें पहले से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है ना। रैंडमली देख के मुश्किल है, मतलब मुझे भी नहीं आता ऐसे। तो मतलब यू विल ट्राई अ लॉट देन कर पाओगे, या कहीं तुम्हें प्रूफ मिल जाए तो उसको समझ लो, ये होता है ना। तो सब्जेक्टिव जब आते थे तुम्हें टाइम भी उस तरह मिलता था सोचने का भी, जैसे एग्जाम्स में BSc में होते हैं ना कि 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 घंटे है, तो आराम से सोच के करो। ओके, तो यहाँ क्या करना है मुझे? तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला ये पार्ट हमेशा फंसता है, क्वेश्चन बनता नहीं सर। नहीं नहीं, जैम में हो जाएगा, 15 के बाद जो आया होगा हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ है इसलिए फंसता है। तो ये क्या प्रूफ टाइप है, तो प्रूफ दैट है, तो प्रूफ दैट के लिए तुम्हें काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन देख के तुम समझ पाओ कि कौन सा थ्योरम लगाना है। तो उसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, है ना, कुछ ही से। तो उस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे तुम्हें, तब होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, सीखने में जहाँ तक सीख सकते हो कोशिश करो, बाकी सबके लिए डिफ़िकल्ट है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, बताओ, अगर कोई, मैं अगर लेता हूँ फाई कोई फंक्शन है, तो मेनली डायरेक्टली स्टेटमेंट क्या होता है, फाई कोई फंक्शन है, सो फाई डैश सी इज इक्वल टू जो भी पॉइंट मान लो इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, तो फाई बी माइनस फाई ए अपॉन बी माइनस ए। स्टेटमेंट ऐसा कुछ है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, ए बी टू आर बोल दो, और ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन ए बी पे, एटलीस्ट ए बी पे है ना, ओपन ए बी पे। देन इन दैट केस देयर एग्जिस्ट सी सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी, बिटवीन ए बी एंड ए फाई डैश सी इज दिस। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन फाई तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए काफ़ी तुम्हें वो चाहिए, तो मैं भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर द प्रूफ। वो मैंने कहीं से देखा ही है ना, क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा सोचने में। तो एक चीज़ तुम सोच सकते हो कि लाइक अगर मैं फाई इस तरह डिफाइन करता हूँ, मान लो फाई ऑफ टी, चलो टी का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन किया हुआ है, T21 एंड एक दूसरा फंक्शन है मान लो g, है ना। सो g फंक्शन यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ x एंड t dx। ओके, क्योंकि x को रिमूव कर दोगे, जब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है ना। सो 2 वेरिएबल फंक्शन है, और इसको तुम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, और x की लिमिट T21 है, तो एट लास्ट जब x रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ t का फंक्शन बचेगा। अच्छा, क्वेश्चन है वहाँ gx क्या है। अच्छा, gxt क्या है, वेयर gxt जो है, हमें f के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना, f कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड है, तो शो करना है कि ऐसा होगा। ठीक है ना, तो लास्ट में वो यूज़ हो रहा है। तो एक 0 to 1 है, एक C to 1 है, ठीक है, तो 1 तो है ही। सो फाइव डैश सी अगर राइट साइड बना दूं मैं, है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो फाइव डैश सी इज राइट साइड समहाउ, देन लेफ्ट साइड होगा 5 1 माइनस 5 0 अपॉन 1 माइनस 0। इस केस में यू कैन टेक लाइक दिस। मैं चाहिए लिखता हूँ, सो वेयर g ऑफ x कॉमा टी, ठीक है, g ऑफ x कॉमा टी, दिस इज डिफाइंड एज x माइनस टी टाइम जो f हमें दे रखा है, ठीक है, fx। तो t हमने नया वेरिएबल खुद से लिया है, मतलब ये हो गया x टाइम एफ टी माइनस, मतलब ऐसे सोच सकते हो x टाइम एफ एक्स, सॉरी, माइनस टी टाइम एफ एक्स। ओके, इस तरह से। तो ये आइडिया तुम्हें यहाँ से आ सकता है ना, एक्स एफ एक्स इसमें यूज है और एफ एक्स यूज है, जब डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ओपन करोगे तो वही बात है, एक्स एफ एक्स माइनस टी एफ एक्स,
अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सो हम अगर मिनिमल थ्योरम लगाना चाहता हूँ, सो 5-c 5b माइनस 5a, तो यहाँ जो इंटरवल है 0-1 है, जो यहाँ इंटरवल गिवन है इस क्वेश्चन में, सो दैट इंटरवल इज 0-1। इस इंटरवल में क्या है, 0-1 है इस क्वेश्चन में। सो a 0 है, b 1 है, तो इसको यूज करो, बताओ मुझे व्हाट इज 5 ऑफ 0। इसको यहाँ पुट करो, बताओ, क्योंकि मुझे क्या क्या जरूरत है, हमें जरूरत है 5a 5b 5c, तो उसके लिए 5a 5b पहले निकाल लेते हैं। तो 5 ऑफ 0 क्या होगा, कोई बताओ मुझे इसको देख के। दिस इज इक्वेशन स्टार मान लो, स्टार ना बोल के 1। तो इक्वेशन 1 में t की जगह तुम रखो 0 ना, मेन प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। तुम्हें प्रूफ रट्टा मारना ही नहीं, क्योंकि प्रूफ तो आना नहीं है, तो मेन प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि जो हो रहा है वो समझ आ रहा नहीं आ रहा। 0 to 1 g of x0 इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1, हाँ, g ऑफ एक्स टी, तो चलो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये x माइनस टी, अच्छा मैं 0 रख रहा हूँ ना, तो t को हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैं क्वेश्चन 1 को ही रिपीट करता हूँ। t की जगह तुम्हें 0 रख देना, ये 5t है ना, हाँ 5-0, बताओ तुम क्या बोल रहे थे, तुम बोलो, हाँ 0 to 1, वही कह रही थी, g of x, 0 हाँ dx, ठीक है। तो जहाँ जहाँ t है 0 रख देना है, तुम्हें पता होगा फंक्शन में क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ t है 5, तो t को मैंने 0 रखा है, तो राइट साइड में जहाँ जहाँ t दिख रहा है उसको 0 रख दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 0 to 1। अब ये तुम्हारा g वाला फंक्शन है, अब कहीं भी रख दो, तो t को 0 रख दो, तो क्या मिलेगा मुझे, जी एक्स टी, मतलब जी एक्स 0 क्या मिलेगा, t को 0 रख दोगे तो आ जाएगा एक्स एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया मिल सकता है, ओके सो दिस इज वन ऑफ द साइड, इस तरह से कुछ जब सॉल्व करोगे तुम्हें समझ आएगा, ओके 5-1, तो यहीं से यूज करो व्हाट इज द 5 ऑफ 1, इक्वेशन 1 को देख के बताओ 5 ऑफ 1 क्या होगा। 0। तो 5-1-0 क्यों होगा, t to 1 है ना, तो t को हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, तो 1-1 0 हो गया, ओके सो है ना, सो यहाँ से क्या है 5-1 0 हो गया, 5-0 ये आ गया, फाइन, और नीचे तो 1-0 होगा, ये थ्योरम की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ हम बात करेंगे, सो 5-1 माइनस 5-0 अपॉन 1-0 एंड 5-c, तो हमें जरूरत है 5-x की, 5-x, सो 5-x हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 5x हमने डिफाइन किया है t to 1 g एक्स टी, तो चलो पहले तुम लोग से लाग्रांज डिफरेंशिएशन आता नहीं आता ये देखते हैं। सो 5 ऑफ t हमारे पास है t to 1 डिफाइन किया, सो इट इज g ऑफ एक्स टी डी टी, सो g ऑफ x कॉमा टी डी टी, सॉरी लेबनिज रूल बोलते हैं ना इसको, लेबनिज रूल इन टू वेरिएबल। तो चलो कोई बताओ मुझे 5-t, हाउ टू डिफरेंशिएट, ये 2 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का डायरेक्टली हो जाता है ना, एक होता है कि इंटीग्रेशन में जस्ट 1 वेरिएबल है, तो यहाँ 2 वेरिएबल है, लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन इन 2 वेरिएबल। हाँ बताओ मुझे क्या करूँ मैं इसमें, तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन मार्क t to 1, चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले जो हम नॉर्मली करते हैं जब 1 वेरिएबल जैसे करते हैं पहले वो करके देखता हूँ। सो जनरली हम 1 वेरिएबल में क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन होता है, तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मान लो यहाँ पे है ए एक्स और बी एक्स, और यहाँ कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, ठीक है। सो एफ टी डी टी है, टी का लिमिट ए एक्स से बी एक्स है, तो इंटीग्रेट करने में कहीं ना कहीं एक्स का फंक्शन होगा। तो इस केस में क्या करते हो तुम लोग, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये जो अपर लिमिट है ये इस टी की जगह आ जाएगी, तो हो जाएगी एफ ऑफ बी एक्स इंटू में उस b का डेरिवेटिव, सो बी डैश एक्स माइनस अगेन इस t की जगह लोअर लिमिट आएगी, सो एफ ऑफ ए एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया, ऐसे याद रखना 1 वेरिएबल में। सो बस t की जगह अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव माइनस t की जगह लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव, इंटू में होगा a डैश एक्स। तो ये 1 वेरिएबल का लेबनिज रूल है, लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन इन 1 वेरिएबल, जस्ट यहाँ एक वेरिएबल था। अब यही फंक्शन का जनरलाइजेशन है कि ये 2 वेरिएबल का हो जाए,
तो पहले दो टर्म तो वही है जो तुम वहाँ लिखा है। क्या कर रहे हैं हम, हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब फाई डैश टी का मतलब क्या है, हम डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में इसको। t21 g ऑफ x कॉमा टी डी एक्स। तो यहाँ वेरिएबल थोड़ा चेंज हो गया, मतलब यहाँ हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो अब इसको ध्यान से, तो अभी पहले दो टर्म में मान लो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट गया, g किसकी लिमिट, x की लिमिट अपर लिमिट 1 है तो x की जगह 1 रख दो, तो g ऑफ 1 कॉमा टी, क्या किया, x की जगह हमने 1 रख दिया अपर लिमिट, और 1 का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में माइनस, फिर g x की लिमिट है t21 तो लोअर लिमिट t है तो x को t रख दो। सो x की जगह मैंने t रखा है, ये जो है ना ये t रखा है, यहाँ 1 रखा है इस x की जगह, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ t जो भी लिमिट था। ये दो टर्म तो सेम रहता है, जैसे उसमें किया तुमने वन वेरिएबल वैसे ही है। थर्ड टर्म होता है प्लस, बताओ भाई अब, इंटीग्रेशन सेम t21 t21 d by dt पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू t gxt dx। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर वो इंटीग्रेट होगा। ओके, तो यहाँ क्या चेंज आया है, एक टर्म ऐड हुआ है बस, बाकी वही है जैसे वन वेरिएबल में करते हैं पहला दो टर्म। लास्ट टर्म क्या हुआ है बस, कि दो वेरिएबल होने की वजह से ये जो बाहर वाला डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, बाकी चीज़ें सेम है। इज इट, ये होता है ना, यस सर। ठीक है, बाहर वाला डिफरेंशिएशन अंदर आ गया। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है। ओके चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या करोगे, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाई डैश टी, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाई डैश टी। तो इसको पुट करते हैं, सो फाई डैश टी जी ऑफ 1 कॉमा टी, जी क्या था तुम्हारा, सो जी यहाँ है फर्स्ट ये टर्म वाला, 0 हो जाएगा इसे। सो जी ऑफ 1 कॉमा टी, अच्छा एक मिनट, वन, अच्छा सॉरी, हाँ फर्स्ट क्यों पुट करना है, क्योंकि यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया था, ऐसे ही ये टर्म 0 हो गया, माइनस, अब यहाँ t का डेरिवेटिव तो 1 है तो g ऑफ t कॉमा टी चाहिए, g ऑफ t कॉमा टी। यहाँ से देख के बताओ व्हाट इज g ऑफ t कॉमा टी, सॉरी हाँ g ऑफ t कॉमा टी क्या आएगा यहाँ से, 0 सो t माइनस टी है ना एफ टी, तो ये आ गया 0, सो t माइनस टी एफ टी इज 0, सेकेंड टर्म भी 0 हो गया। थर्ड टर्म t21, अब तुम g को डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सो यू डिफ्रेंशिएट g विद रिस्पेक्ट टू t, एक मिनट, हाँ, सो यू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, किसको, g को, बताओ g को डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, -1 fx है ना, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसको करो तो यहाँ सिर्फ t का डेरिवेटिव 1, तो माइनस एफ एक्स बचेगा। सो द लास्ट टर्म यू आर गेटिंग इज यह है माइनस एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो फाइनली फाई डैश टी भी तुम्हारे पास आ गया, सो फाई डैश टी इज माइनस ऑफ t21 एफ एक्स डी एक्स। चलिए बैकग्राउंड में ये चल रहा था, हमारा इंटेंशन क्या था, हमें फाई डैश सी चाहिए था, तो फाई डैश सी क्या होगा, c21, और यही वाली लिमिट इन्वॉल्व है इसमें क्वेश्चन में। सो हमने फाई डैश सी फाइंड किया, अभी हमने फाई ऑफ बी भी फाइंड किया है, मतलब फाई 1 फाइंड किया था, आई थिंक वो 0 आया था, और फाई ऑफ 0 फाइंड किया हमने, तो वो 0 to 1 आई थिंक माइनस में आया हुआ है, फाई ऑफ 0 नहीं, ठीक है, एक्स एफ एक्स चाहिए था ना, ये फाई ऑफ 0 है, प्लस में है 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब क्या करते हैं, पुट कर लो उसमें जो हमने, सो ये था कि चूंकि एफ दे रखा है हमें कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सो यू कैन अप्लाई इट, क्लोज इंटरवल पे है, तो फाई डैश सी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए, सो बी 1 है हमारा,
ओके, अब पुट कर लो। सो 5-c यहाँ से क्या मिला तुम्हें, नेगेटिव ऑफ C21 fx dx। 5-1 क्या होगा 0 माइनस 0-1 x fx dx एंड 1 माइनस 0 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यानी सिंप्लीफाई माइनस माइनस कट जाएगा तो बचा सिर्फ C21 fx dx इज इक्वल टू 0-1 x fx dx। सो ये आ गया फाइनली, यही प्रूव करना था। सो थोड़ा सा ना तुम्हें वो ध्यान रखना पड़ा, डेरिवेटिव में C21 आया, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट फंक्शन। सो ये सब चीज़ें तुम्हारे मतलब तुम डायरेक्टली कर पाओगे तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस थ्योरम पे बेस्ड तरह से। इसमें मेनली मीनवेल थ्योरम यूज हुआ है और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लेवलेज रूल इन 2 वेरिएबल वो यूज हुआ है। थोड़ा और ऊपर, उधर नहीं नीचे। सो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मीनवेल थ्योरम, फिर हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, 5-0 फाइंड किया, 5-1 फाइंड किया, फिर 5 का डेरिवेटिव निकालना था। सो डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। उसके बाद डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किए, उसके बाद डेरिवेटिव आ गया तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया। सो प्रूव दैट क्वेश्चन में चैलेंज है कि फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो तुम्हें हिट एंड ट्रायल से पहले चेक करना पड़ेगा क्या ले, फिर उसके रिजल्ट आ रहा है तो वो उस तरह से तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। थोड़ा और ऊपर फाई टी फंक्शन देखना, ठीक है ना। तो फाई टी फंक्शन क्या है, फाई टी में हमने दो चीज़ें डिफाइन की है। एक तो हमने डिफाइन किया है ये φ1 और ये दूसरा फंक्शन, दो चीज़ें हमने डिफाइन किया है। ओके, तो ये था, ये φt है और ये वाला gt है उसमें। तो इस दोनों को यूज़ करके कर दोगे। ठीक है जी। तो ये दो फंक्शन बाकी तुम करोगे तो ये हो जाएगा जैसे मैंने किया है तो वैसे। तो आते हैं आगे। तो ये 12 वाले डाउट में तो ठीक है, एक ये बचा था तो प्रूफ कर लिए। यू कैन सी जस्ट टू लर्न है ना हाउ टू अप्लाई द थ्योरम। अब क्या है, अब आते हैं 13 वाले पेपर में। तो बताओ 13 वाले पेपर में क्या डाउट है, जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किए हैं। Question 26. Okay. Ram rolls a pair of fair dice if the sum of the numbers shown on the upper face। ठीक है, तो पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया, सैम्पल इसमें 36 एलिमेंट होंगे और सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द अपर फेस इज 5, 6, 10, 11 और 12। देन राम विंस अ गोल्ड कॉइन। अच्छा, सम ऐसे हो क्या सकता है, 2 से लेकर 12 तक कुछ भी, तो ये आया तो राम विंस अ गोल्ड कॉइन। अदरवाइज ही रोल्स अ पेयर ऑफ डाइस वन अगेन। अदरवाइज मतलब क्या हुआ, सो इफ द सम ऑफ नंबर शोन दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस अदरवाइज। 5 6 7 5 6 10 11 12 के अलावा जो भी आएगा उसमें। ओके, तो अब बोल रहा है कि अदरवाइज ही रोल्स अ पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन एंड विंस अ सिल्वर कॉइन if the sum of the numbers shown on the upper faces in the second throw is same as the sum of the number in the first throw। ओके, तो उसमें क्या बोला कि अगर मान लो गोल्ड कॉइन उसको नहीं मिला तो फिर से, मतलब गोल्ड कॉइन नहीं मिला मतलब 5, 6, 10, 11, 12 नहीं आया तो कुछ और आया। सो इन दैट केस में उसने फिर से डाई को रोल किया और सिल्वर कॉइन जीतेगा अगर सम ऑफ नंबर जो है अब जो आया सेकेंड थ्रो में पेयर ऑफ डाइस का वो सेम है जो कि फर्स्ट थ्रो में हुआ था, तब उसको सिल्वर मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ गोल्ड और अ सिल्वर कॉइन। ओके,
सो बताओ जी कैसे किया। तो ई यूनियन एफ टाइप से भी कर सकते हैं इस तरह से, और ही विन्स अ गोल्ड कॉइन और अ सिल्वर कॉइन। जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ, अदरवाइज मैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे यूनियन एफ से ही। गोल्ड का तो इजीली निकाल पाओगे, क्या चांस है? गोल्ड मैंने तो 15/36 आ रहा है। और सिल्वर का सेपरेटली निकालोगे तो तो उसमें कंडीशनल लगेगा, 6 तो by 36 उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। 6 by 36 पीई और नहीं पीएफ अगर हम ऐसे निकालें तो अदरवाइज ही रोल्स अ फेयर पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन and wins a silver coin. If the sum of the numbers shown on the upper faces in the second throw is same as sum of the number in the first throw, तो सेम नंबर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक, तो पहली बात ये टॉस कब कर रहा है, इसका मतलब ये सिल्वर तक आगे तब जाएगी, मतलब तब ये थ्रो करेगा अगर पहली बार में ये सब नहीं आया, या तो सम 2 है ना, या 3 है, या 4 है, या 7 है ना, इस तरह से 8 9 वो आया तब उसने थ्रो किया होगा। तो क्या चांस है कि अगली बार भी या तो 2 आएगा, इस तरह से ना, सेम ही होना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। किसने इसको सॉल्व नहीं किया है? ऐसे कैसे भाई, सॉल्यूशन तो सब भेजते हैं, कहाँ से भेजते हो तुम? किया हो बताओ। सर। मैंने क्या किया कि अगर मैं ऐसे लिखूं, सो लाइक फर्स्ट सम 2 आया एंड सेकेंड सम भी 2 आया, प्लस फर्स्ट सम 3 है, सेकेंड सम भी 3 है, एंड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस फर्स्ट सम 4 है, सेकेंड सम 4 है, और क्या क्या है, 7 8 9, प्लस फर्स्ट सम 7 है, सेकेंड सम भी 7 है, प्लस में फर्स्ट सम 8 है, सेकेंड सम भी 8 है, प्लस फर्स्ट सम 9 है, सेकेंड सम 9 है। इसमें क्या किया हमने कि पहला पे सम दूसरे पे सम इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि वो जीतेगा। और ये इंश्योर करना है कि सेकेंड टाइम में नहीं, फर्स्ट टाइम में क्या आया, क्या फर्स्ट टाइम में क्या आया होगा? फर्स्ट टाइम में क्या आया होगा, मतलब ये सिचुएशन कब आएंगी, ये वाली सिचुएशन S2 वाली सिचुएशन कब आएगी, जब S1 क्या रहा होगा, 2 3 4 या 7 तो 8 2 9 या 3, है ना, क्योंकि गोल्ड नहीं जीता ना, तभी तो हम ये फाइन कर रहे हैं। तो ये मैं फाइन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड इवेंट का। सो सीधा 1 - 15/36 कर दे। वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेम ही देगा। सो इसका मतलब है कि 21/36 गोल्ड वाला केस नहीं आया होगा, मतलब हाँ, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आया 15 था ना उसका, ठीक है, 15/36 कट के गोल्ड वाइज। तो हमने क्या कंसिडर किया है कि देखो अब क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं कि S1 पे हमारे पास नहीं आया सम 5 6 10 11 12 नहीं आया, तो मतलब इनमें से कोई आया होगा। अब यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं कि सेम आउटकम है। ओके, सो दे आर आस्किंग यू, एक्चुअली इंडिविजुअली भी हम कर सकते थे, मतलब जो मैं सोच रहा था। तो यहाँ इन्होंने पूछने की कोशिश क्या की है कि he rolls a pair of dice once again and wins a silver coin if sum of the numbers shown on the upper faces in the second throw is same as the sum of the numbers on the first throw. What is aperidex? तो ये कुछ ऐसा पूछा है जैसे तुम लोग इवेंट निकालते हो ना। सो सपोज दे आर आस्किंग यू प्रोबेबिलिटी दैट S1 इज इक्वल टू S2, इसको कैसे सॉल्व करोगे? दे आर आस्किंग ये
मतलब मैं डायरेक्टली मैथमेटिकली लिख देता हूँ जो मैंने किया है। S1 इज इक्वल टू S2 गिवन दैट S1 बिलोंग्स टू द सेट 2 3 4 7 8 9। दे आर आस्किंग यू दिस, ये पूछना चाह रहा है कि S1 S2 इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट डाई पे सम इक्वल है सेकेंड डाई के सम पे, गिवन दैट, क्योंकि तुम्हें बता रखा है गोल्ड नहीं जीता, तो गोल्ड कब नहीं जीता, तो ये हमसे पूछ रहा था वो। तो यहाँ अलग अलग इसके पार्टीशंस हैं ना, प्रोबेबिलिटी लगाओगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये तुमसे पूछा इनडायरेक्टली, तो मैं फॉर्मूला लिख दिया उसका कि व्हाट इज द चांस दैट बोथ सम आर सेम गिवन दैट फर्स्ट सम इज दिस नंबर्स, मतलब नॉट गोल्ड, नो गोल्ड में था कि है ना 6 7 8 10 11 12 10 11 12, तो फर्स्ट ये जब आएगा तब उस केस में क्या चांस है दोनों इक्वल होंगे, तो ये पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू S2 एंड ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो अलग अलग लिख लो, S1 S2 दोनों 2 है या S1 S2 दोनों 3 है, इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग करके इस तरह, या तो एक साथ लिख सकते हो उसी में, अगर सेट में लिखना है तो बोथ आर 2 और बोथ आर 3 एंड सो ऑन लास्ट तक, और अपॉन प्रोबेबिलिटी S1 कैन टेक वैल्यू दिस 2 3 4 7 8 9, मतलब ना नॉन गोल्ड, तो वही हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं, सेम चीज़ें। ओके, तो ये तुम्हें बस पकड़ना था कि लाइक बोथ आर इक्वल गिवन दैट you don't get this. Okay, so both sum are equal given that first sum is this out of this. तो ये फॉर्मूला है, अब इसको पुट कर लेंगे। सो बताओ दोनों में सम 2 आने के क्या चांस है, S1 is 2 एंड S2 is 2, तो 2 एक ही चांस है, तो 1/12 इंटू 1/12, दोनों में सम 2 होगा। दोनों, हाँ सॉरी 36, सो 12 तो सम जा रहा है ना, तो हमें तो आउटकम देखना है। सो सम 2 कब होगा, 1 1 पे आउट ऑफ 36। सम 3 कब होगा, सो 2/36, 2/36 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम 4 कब होगा, 3/36, 3/36, सब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सम सीधा 2 3 4 के बाद 7 8 9 पे। 7 सम कब होगा, कितने आउटकम्स हैं, 6/36। 6/36, 6/36, S1 के लिए S2 के लिए इस तरीके से, प्लस 8 के लिए क्या 7/36 कर लेना 5, क्योंकि काउंट करना पड़ेगा। अच्छा वो 6 के बाद डिक्रीज करेगा ना, 8 सम में 1 7 आउट हो जाएगा। ओके, सो 5/36, तो 5/36 एंड सो ऑन, so sum 7 8 9 4/36 तो 4/36 अपॉन में टोटल था 1 - 30, कितना था ये 30 15/36 हो गया 21/36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज द पार्ट, ये तुमसे पूछ रहा था, पार्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E2 का यहाँ से आ जाएगा और E1 हमने पहले निकाल लिया है, तब दोनों को ऐड करना है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सिल्वर, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सिल्वर कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि बोथ आर इक्वल। सो अगेन क्वेश्चन को है ना वर्ड का थोड़ा वो है कि rolls the pair of dice once again and wins the silver coin if the sum of the number, तो यहाँ एग्जैक्टली बात कर रहा है, ठीक है, जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ कि लाइक बोथ नंबर्स आर एग्जैक्टली इक्वल, सम आर सेम, S1 S2 are exactly same given that the first die doesn't show sum this, pair of dice है ना, do not show this sum। तो ये सिर्फ उसके लिए था जब गोल्ड जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गोल्ड और सिल्वर, दोनों नहीं जीत सकता है तो अलग अलग हो जाएगा, विनिंग गोल्ड प्लस विनिंग सिल्वर। ठीक है, अब ये तो आ चुका, ये तुम्हारा था 15/36, ये तो आ चुका है, और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको करके देखना जो भी आता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड कर लेना, फिर सम आ जाएगा।
ठीक है, जब भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मेरे लिए तुम्हें ये समझना था ना, तो ये तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, देन यू कैन गेट दिस। तो नेक्स्ट बताओ, ठीक है 26 तो हो गया। सर 8th। 8th है t1 x1 x2 xn प्लस 1 वी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ1। x बार पता है, t ये पता है, तो इजी लग रहा है, देखते हैं चलो। सो 8th में क्या है, तुम्हें x बार पहले से ही पता है 1/n समेसन xi i फ्रॉम 1 to n, और सैंपल साइज कितना है यहाँ n+1 है, ठीक है। तो x बार xn तक का दिया है, ये xn सफिक्स में है, तो n सैंपल का मीन है, और t जो है हमारा वो है 1/2 एवरेज लिया है इसने किसका, xn बार का, प्लस जो 101th ऑब्जर्वेशन है, ये रैंडम वेरिएबल है, उसका एवरेज लिया है 101 है ना, और सैम सबका xi कुछ भी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ t फाइंड कर लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t फाइंड करोगे तो क्या होगा, हाफ कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x101। सो अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो होता है ना, वो किसी भी एक रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन के इक्वल ही आएगा, तो वो कि म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x1 लिख दिया मैंने कोई भी, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ ये आ गया म्यू, और 101 जो है उसका भी मीन म्यू ही है, चेक करना जी कोई गलती हो तो ये म्यू आ गया। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ t जो है वो म्यू के इक्वल है, तो t इज अनबायस्ड, सो t इज अनबायस्ड, ये करेक्ट होगा। अब तुम्हें चेक करना है कंसिस्टेंट, तो मतलब डायरेक्टली ई ऑफ टी ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा ना म्यू पे, क्योंकि इक्वल ही है, तो इक्वल है तो सेम रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेरिएंस ऑफ टी फाइंड करो, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ टी क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ करो, अब वेरिएंस लगाओ टी पे, तो हाफ 1/4 बन के बाहर आएगा, फिर वेरिएंस ऑफ xn बार प्लस वेरिएंस ऑफ x101। ओके नेक्स्ट बताओ, कोवेरिएंस टर्म आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा उसका कोवेरिएंस का, xn बार और x100+1 मतलब 101, उसका कोवेरिएंस क्या होगा, लिखना है नहीं लिखना है ना। तो ये यहाँ क्या होगा, आगे 0 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ सिर्फ 100 टर्म्स हैं, यहाँ 101 है, दे आर IID, तो लिखोगे तो भी बाद में जाकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यू डोंट नीड, क्योंकि xn बार में 100 तक ही है, और दे आर IID का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई टू रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, उसका कोवेरिएंस 0 होगा। सो समय अगर लिखोगे भी तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 के साथ बाद में आएगा xn+1, 2 के साथ, तो इस तरह से, और सारे इंडिपेंडेंट है तो 0 होते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 1/4, अब xn बार वेरिएंस तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, नॉर्मल μ1 है, सो क्या आया, अच्छा सिग्म x बार है ना, सो वेरिएंस मीन का तुमने देखा सेम रहता है, वेरिएंस का क्या होता है, यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि मीन ऑफ x बार सेम है, वेरिएंस ऑफ x बार का फॉर्मूला क्या है जी, सिग्मा स्क्वायर बाई n, जहाँ सिग्मा स्क्वायर किसी एक रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है, ठीक है। तो सिग्मा 1 स्क्वायर लिख लो चाहो तो, किसी एक रैंडम वेरिएबल का, तो यहाँ पे हर रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या 1 है, तो ये होगा 1/n, क्या होगा जी 1/n सिग्मा स्क्वायर बाई n प्लस वेरिएंस ऑफ दिस 1,
तो ये तुम्हारा वेरिएंस ऑफ टी आया, इसमें किसी को प्रॉब्लम मत बताना जी। और अब क्या है, हमें लिमिट लेना होता है। यहाँ कन्वर्जेंस मैंने क्यों चेक किया है, मतलब इसका मतलब वही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t एंड दैट इज म्यू। ओके, सो इस तरह से है। अब तुम यहाँ से लोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ t, क्या होगा? n 1/4 इज नॉट 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप? ऐसे तुम लगा दोगे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ वो रिजल्ट फिर से आ गया कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस कन्वर्टेड इन प्रोबेबिलिटी टू डज नॉट कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू दैट। तो यहाँ आंसर तो तुम लिख दोगे, आंसर क्या होगा इसका? सो यू मे राइट इट, आंसर है नहीं तो वो की जो डेफिनेशन है उससे ही जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली जो हमारा थ्योरम है वो सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ टी डज नॉट कन्वर्ज टू 0। तो ये तुम आगे कुछ नहीं कह सकते। यहाँ क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कन्वर्ज टू 0। सो अगर ऐसा होता तो ये गारंटी देता है, मतलब वैसा अगर नहीं हो रहा तो कुछ नहीं कह सकते। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या कंडीशन है कि लाइक जो कंसिस्टेंसी के थ्योरम है, मैं इसको थ्योरम लिख देता हूँ। सो उस थ्योरम में यह है कि अगर ऐसा हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन टी का विल कन्वर्ज टू जो भी पैरामीटर थीटा पे एंड वेरिएंस ऑफ टी विल कन्वर्ज टू 0, देन यू कैन श्योरली से, ये वन वे है, देन यू कैन से कि t is consistent estimator for theta। ठीक है, तो इफ दिस है, ये इफ कंडीशन है और ये देन कंडीशन है। तो यहाँ वन वे है, मतलब p इम्प्लाइज q वाला बात हो गया। तो तुम q इम्प्लाइज p नहीं कर सकते, या अगर p ट्रू नहीं है तो तुम q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बोलना चाह रहा है कि p अगर ट्रू है तो ठीक है, p ट्रू है तो ये q के ट्रू होने की गारंटी देता है। ये वाला चीज़ है, ये मैथमेटिकल लॉजिक्स में सब चीज़ें आती हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि p स्टेटमेंट ट्रू है तो q ट्रू होगा। अब p ट्रू नहीं है तुम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ नहीं है। सो p इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर q। सो p ट्रू है तो q ट्रू है, p ट्रू नहीं है तो q कुछ नहीं कह सकता, तुम कुछ नहीं कह सकते। सो ये थ्योरम यहाँ पे फेल हो जाता है। सो ये थ्योरम है, ये यहाँ फेल हो जाता है। बट मोस्टली जब तुम ना बोल दोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, बट नॉट ऑलवेज, है ना, उसके काउंटर एग्जाम्पल होंगे। तो चलो इसको अब क्या करते हैं, इसको हमें अब डेफिनेशन जाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो थ्योरम है। कंसिस्टेंसी की जो डेफिनेशन है या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की है ना, तो डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इफ एंड ओनली इफ, तो थ्योरम में ऐसे लिख लो, ये बात वही है, t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। अब ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या t जो है वो थीटा पे कन्वर्ज करी, या थीटा तुम्हारा म्यू है। तो हाउ विल यू चेक? तो क्वेश्चन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या था, कोई मुझे बताओ इसका डेफिनेशन क्या है। दैट इज, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कोई डेफिनेशन बताओ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन लिख देता है क्वेश्चन में, तुम्हें ऑप्शन दे देता है, तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन तभी तो कर पाएंगे, डेफिनेशन याद नहीं होगा तो कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर थ्योरम इससे करना है तो। क्योंकि ये जब मैं लेक्चर करा रहा तभी मैंने बोला था कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तुम लोग क्या करते हो मोस्टली, ओके चलो थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ, गलत हो गया, तो वो तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। यहाँ तो सिर्फ इफ देन वाला केस है, जैसे सफिशिएंसी में होता है, वहाँ इफ एंड ओनली इफ है सफिशिएंसी में, तो वहाँ तुम बोल सकते हो।
बट यहाँ इफ एंड ओनली वाला केस नहीं है। सो कोई भी मुझे डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी? limit n tends to infinity, हम्म probability of mod of Tn हम्म minus theta is less प्रोबेबिलिटी, than epsilon ओके, mod टी एस्टिमेटर है, टी माइनस थीटा less than epsilon is equal to 1. 1, इसको ठीक है। opposite लिखेंगे तो is equal to 0. हाँ, कोई एक लेके चलेंगे, तो वही बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इवेंट हो गया, तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे तो राइट साइड में 0 हो जाएगा, वो चीज़ है। तो अब इसको हमें चेक करना है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा मुझे, इस क्वेश्चन में अब मुझे थ्योरम तो हेल्प नहीं किया, तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें चेक करना क्या टी जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। तो चलो ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें तुम्हें थोड़ा थ्योरम हेल्प कर देगा, या तो तुम चेबी से भी यूज़ कर लो अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करो। तो हमें अब ये फाइंड करना है LHS। अब चेक करना कि LHS 1 आएगा, तो यहाँ नाउ अब इस क्वेश्चन में आता हूँ मैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी मॉड्यूलस है, t के जगह हमारा है 1/2 xn बार प्लस xn+1। तो n यहाँ 100 है, तो तुम अगर चाहो तो लिख लो ये ना 100+1। ओह सॉरी, तो मैं 101 क्यों लिख रहा था वहाँ पे? अच्छा, वो मैंने माइंड में फिट कर लिया n को 100। ओके ओके, ये जनरल है, तो आई थिंक पिछले वाला देख लिया होगा। तो यहाँ मैं गलती से 101 लिख दिया होगा। मतलब वो n मैंने बाई मिस्टेक माइंड में 100 फिट कर लिया है, तो ये n+1 था। ओके ठीक है ठीक है, यहाँ भी n+1 है, मतलब नेक्स्ट है, n के बाद वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ n+1 लेके चलते हैं, तो n को मैं 100 मान लिया था, एनीवे प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, बट जनरल है, जनरल करते हैं। n+1 ये हमारा t है, और माइनस थीटा, तो मुझे किसके लिए चेक करना है, म्यू के लिए, तो माइनस म्यू, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब चलो इसको हम थोड़ा करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी क्या करूं, इसका मीन क्या है, पहले तो इसका मीन निकाल के बताओ, इसका मीन क्या होगा? व्हाट इज मीन ऑफ दिस? म्यू ही होगा। तो इसका मीन तो म्यू। म्यू ही है। ओके, इसका वेरिएंस कितना आता है? अच्छा, वेरिएंस मैंने फाइंड तो किया ऊपर, तो मॉड में, एक मिनट, एक मिनट, है चला गया। अरे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ, देखता हूँ, एक मिनट। बुरा मान गया, कुछ गड़बड़ हो गया इसके साथ। ओके, तो कुछ और खोलते हैं, तो वन नोट मेरे पास दूसरा वाला भी होगा। ये ओल्ड वर्जन है थोड़ा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी
इसका वो कैसे इंक्रीज होगा? थिकनेस ओके नहीं किया, ओके ठीक है, इस पर लिख लेते हैं। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा सॉरी, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा होगा, शेयर तो किया नहीं मैंने। चलो ये भी आ गया, तो आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। डेफिनेशन अप्लाई करना है। तो हमने इसका मीन भी पता है हमें, तो टी को मैं टी लिख देता हूँ। टी का मीन म्यू था और टी का वेरिएंस कितना आया था यहाँ पे? लिमिट नहीं, डायरेक्टली वेरिएंस, वो तो लिमिट है ना। ये आया था वेरिएंस 1/4, तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, n+1/4n, इज इट? ठीक है, तो n+1/4n, तो यहाँ होगा n+1/4n। हमने इसको डिवाइड किया है, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर। एक मिनट, हमने पूरे का वेरिएंस निकालेंगे तो भी यही आएगा। क्या होगा? इतना ही होगा, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है ना, वेरिएंस 0 हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया, अंडर रूट। अच्छा ये वेरिएंस था, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन सेम चीज n+1/4n, सो t माइनस म्यू एंड होल अपॉन में वेरिएंस। ठीक है, सो इस t माइनस म्यू और t का वेरिएंस। ओके, अब क्या हुआ? CLT लगाएंगे। इंटेंसिटी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, तो ये z हो जाएगा लेस देन, इसका कुछ नया नाम दे दो। सो 4 का रूट 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ रूट में चाहो तो क्या था, 1+1/n, 4 को ऊपर भेज दिया मैंने। ओके, तो कुछ ऐसा हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी भी ले लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसको? ये रहेगा मॉड z मोर देन, या n को इन्फिनिटी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। तो ये तुम्हारा आ गया मॉड z लेस देन 2 एप्सिलॉन, यही ना, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n 0 हो गया, तो 1 + 0 1 हो गया। तो यहाँ से अब क्या हुआ, तो ये जो z है स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, सो z जो है दिस इज मोर देन -2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या 0 होगा? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी 0 कब होता है? जब दोनों, मतलब डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कि x डिस्क्रीट is पॉइंट पे। continuous, हाँ, if and only if probability at x is equal to x will be 0। ठीक है, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, या ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, एरिया अंडर है ना, ये क्या है 0 इसका मीन है, तो -2 एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल हो स्टिल उसके बीच का कुछ तो एरिया होगा। तो मेरा मतलब क्या है, अच्छा मान लो जो भी है, क्या ये क्वेश्चन हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? 1। तो क्या 1 होगा? क्वेश्चन बस इतना ही है, हमें तो उतना दिमाग में नहीं लगाना। तो हमें चेक करना ये कंसिस्टेंट तब होता जब ये 1 आता। तो क्या तुम्हें लगता है आंसर 1 देगा कभी? एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, तो हम क्या करते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेफिनेशन में फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो स्टैंडर्ड नॉर्मल में 1 कब होगा? जब पूरा तुम्हारा नंबर रियल नंबर कवर कर लो तुम, क्योंकि z की वैल्यू -100+100। तो क्वेश्चन ये है क्या ये 1 होगा? क्वेश्चन तो बस इतना ही है, ये प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है।
सो दिस विल नेवर बी 1, 1 तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है सो बाकी ये सब तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 नहीं होगा कि 1 होने के लिए पूरा रियल नंबर होना चाहिए। एप्सिलॉन इज अ स्मॉल सर वो नंबर। जो CLT लगाए हैं उसमें नहीं लगाते तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि एप्सिलॉन को मतलब उस साइड ले जाते, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में तो T माइनस म्यू था मॉड में लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को इधर करके मतलब एक बाउंड्री होता है ना एप्सिलॉन से, माइनस एप्सिलॉन और इज लेस देन T माइनस म्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर म्यू को इधर ले जाते तो म्यू माइनस एप्सिलॉन टू म्यू प्लस एप्सिलॉन, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर जो भी था उस पर प्रोबेबिलिटी निकालते। अच्छा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना? वही, अगर टी का हाँ है डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें पता है तो उससे हो जाएगा। तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, नॉर्मल ही होगा, बाद में वही होगा। तो वही बात वही है, 1 होगा कि नहीं होगा, सेम बात है जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है कि लाइक तुम इसको ओपन कर लो तो टी की लिमिट आ जाएगी थीटा माइनस एप्सिलॉन टू थीटा प्लस एप्सिलॉन, एंड उस केस में तुम इंटीग्रेट कर लोगे उसको, टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा उसका PDF लिख लो टी का, इंटीग्रेट कर लो म्यू माइनस एप्सिलॉन टू म्यू प्लस एप्सिलॉन। अब क्वेश्चन ये है क्या वो 1 होगा, तो 1 तो कभी नहीं आएगा। सो इन दैट केस मतलब यही है कि 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा इसका मतलब है डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डेफिनेशन के लिए 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी इज नॉट कंसिस्टेंट। सर ऐसा कोई एग्जांपल है जो कि मतलब जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो फेल कर जाए और जो सेकंड डेफिनेशन से मतलब हाँ मतलब कंटिन्यू तुम किया? जान रहे हो, हाँ तो ऐसा एग्जाम्पल हाँ होगा ही, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा जरूर होगा। तुम गूगल पे सर्च करना या बुक्स में मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि थ्योरम वन वे है, अदरवाइज फिर से कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसा होता तो बोथ वे ट्रू होता। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल तो होगा ही, कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा जरूर होगा जहाँ पे डेफिनेशन फेल हो गया है और वो कंसिस्टेंट है। तो वो देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल हो सकता है, होगा ही ऑब्वियसली। ओके हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन ये ठीक था, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सर 10th क्वेश्चन। ओके 10th सो 10th क्या कह रहा है? ओके तो 10th में क्या है? फाई जो है वो तो बताया था कि नोटेशन जो यूज़ किया गया स्मॉल फाई और कैपिटल फाई, तो मैं इसको स्मॉल एफ कैपिटल एफ यूज़ करूँगा ताकि मुझे आसानी हो। तो क्या बोला है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी स्मॉल एफ एक्स। अच्छा एक मिनट, तो मुझे थोड़ा सा नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो 10th में कि तुम्हें दे रखा है एफ एक्स जो है किसी, हाँ कोई बात नहीं कल करते हैं। तो अभी ये 10th ही बचा ना इसका, बाकी तुमने किए हैं। बताओ और बताओ दूसरा। सर 22। 22 ओके तो एफ फंक्शन है 0 1 2 आर में, कॉन्टिन्यूस है 0 1 पे, डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, 0 पे वैल्यू 1 है और 1 पे ये इक्वेशन दे रखी है f1 क्यूब प्लस 2 f1 इज इक्वल टू 5, देन प्रूव दैट इज सी सच दैट। फिर से ये सी वाला आ गया, तो क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस है, फिर से मीन वैल्यू थ्योरम ट्राई कर सकते हैं। तो 0 1 का इंटरवल है, ठीक है। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके तो फंक्शन ऐसा करें हम, कंसिडर करते हैं। देखो तुम्हें थोड़ा सा ना इसमें टाइम मिलता है, तुम थोड़ा सा सोच सकते हो
कि क्या करें, जैसे ये देखो ये वाला जो टर्म है fx³ प्लस 2fx, इसको डेरिवेटिव करने पे कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट आएगा। सो क्वेश्चन थोड़ा सा इंट्यूशन यू कैन टेक। तो क्वेश्चन 22 में क्या है, अगर मैं एक नया फंक्शन phi(x) बनाता हूँ fx का होल क्यूब प्लस 2f1, हाँ 2f1 मतलब 2fx, अगर मैं यहाँ से पूछूँ व्हाट इज phi(x), बताओ phi(x) क्या होगा? कोई भी? Three f of x square f dash x plus 2f dash x. ओके तो बाकी लोग इतना टाइम लगता है। सो जस्ट डिफरेंशिएशन चेन रूल, 3³ का डेरिवेटिव 3fx², f का डेरिवेटिव f डैश देन 2 टाइम f डैश। अब देखो यहाँ से तुम्हें कुछ आइडिया, जो प्रूफ करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा होगा। जो प्रूफ करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वही टर्म है जो हमें अभी मिला है। अगर तुम f डैश x कॉमन ले लो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ phi(x) है ना, इसमें तुम f डैश x कॉमन ले लो तो क्या होगा, यू टेक f डैश x आउटसाइड, f डैश x निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचेगा 3fx का होल स्क्वायर प्लस 2। सो कहीं ना कहीं तो यहाँ से पता चल रहा होगा प्रोडक्ट इज ट्रू, मुझे प्रूफ करना है अब। ठीक है, इंटरवल किस पे डिफाइन था फंक्शन? 0 1 पे। तो चलो यहाँ से बताओ phi(0) क्या होगा? phi(0), जल्दी जल्दी बताओ, है ना, एक्चुअली सब एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, वो बोलेगा वो बोलेगा, हम भी यही करते थे। तो f(0) 1 दे रखा है मुझे, सो यूज़ करो, f(0) 1 है उसको यूज़ करके यहाँ पुट करो, तो क्या आया phi(0) 3, ओके 1³ प्लस 2 इंटू 1 3। अब मुझे phi(1) की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंटरवल है ना, तो क्या आएगा phi(1), यहाँ 1 पुट करो इस वाले में, f1 होल क्यूब प्लस 2f1, f1 कितना है? अच्छा f1 की जरूरत क्या है, दे एरिया का वैल्यू इसकी, f1 होल क्यूब प्लस 2f1, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 5 दे रखी है इन्होंने डायरेक्टली। ठीक है ना, दूसरा थोड़ा हिंट आ रहा था f b माइनस एफ f1 b माइनस a। तो अब क्या हो गया, phi(c) इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी की वैल्यू आई 5, एफ ए की वैल्यू आई 3/1। phi(c) क्या है तुम्हारा, ये देखो phi(x) है, इसमें x को c पुट कर दो। सो मीन वाले थ्योरम पे ये भी है, तो ये आया तुम्हारा f(c) इंटू fx² नहीं 3fx², हाँ 3fx² प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 आ गया। तो बस यहाँ से आ गया f(c) इज इक्वल टू 2/3 टाइम fx² प्लस 2, यही चाहिए था ना, ये हो गया प्रूफ। तो आइडिया क्या था कि फंक्शन क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान से देखना, उसी में थोड़ा सा न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो ताकि उस तरह का रिजल्ट मिल जाए। तुमने phi(x) ये दिया fx³ प्लस 2x, उससे थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल रहा है fx1³ प्लस 2f1 इज 5, कहीं ना कहीं f1 होगा ना, a 0 है b 1 है, तो मतलब नया फंक्शन बनाऊंगा g, मान लीजिए हमने 5 बनाया तो 5 1 5 ऐसे दिख रहा है, 5 0 निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेरिवेटिव वही आ रहा है। तो हमें आइडिया मिला कि साई ले लो तुम या फाई ले लो, fx होल क्यूब प्लस 2fx, देन उसको डिफ्रेंशिएट करो तो साई डैश आ गया, मतलब फाई डैश आ गया, देन फाई बी माइनस फाई ए अपॉन बी माइनस ए, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक था। इस तरह 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो मुझे आइडिया लग रहा है क्योंकि मैं 2-4 कर लिए पहले, तो ऐसे ही आइडिया लगा, क्योंकि मैं तो टॉपिक पढ़ाया नहीं हूँ, बहुत दिनों से पढ़ाया भी नहीं है। स्टिल तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आइडिया लगने लगेगा। ओके, नेक्स्ट बताओ।
यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया गया है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है क्या? अरे काफ़ी टाइम हो गया, तो आज 14 डिस्कस नहीं करेंगे, कल करते हैं, कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें 14 का पेपर करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रह गया ना, बाकी तुम लोगों ने किए ही हैं। मेन समझ के करो, जैसे मान लो पेपर तुमने बिना देखे करके देखो, और वो होना चाहिए। हाँ जी, क्या समझे? तो 10th के अलावा बाकी सारे हो गए, 10th तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अच्छा, तुम लोग करते नहीं हो। सो नेक्स्ट क्लास में 14 में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कल, ठीक है? ये 14 का पेपर है, तो 14 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब वो करेंगे, फिर 14 करके लाओ, 15 ऐसे। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में 14 का तुम्हें भेजना कुछ नहीं है, 14 का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर वो 24 नंबर में डाउटफुल कैसा रहा है वो सेवरल वेरिएबल में शायद? लोगों को पहले डाउट नहीं आता जब पेपर करते हो, तो बीच में कैसे डाउट आ जाता है? नहीं सर, क्या इसमें मैंने क्या किया कि एक्सट्रीम पॉइंट पे देख लिया है वो वैल्यू, मतलब बनाया हूँ, अब ये सही है कि नहीं ये नहीं पता। तो जैसे तुम लोग पेपर करते हो, उसमें डाउट उसमें लिख लिया करो ना, वैसे। लिखा हुआ है सर, वो सर अभी जो ट्राई कर रहे थे माइक ऑन करने के लिए काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। ओके, तो क्या इसमें दिक्कत है? जीरो लेस देन इक्वल टू वाई, लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो वाई इज इक्वल टू एक्स ये है, एंड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, तो लाइक यहाँ 0.10 है, तो 1 एक्स मोर देन वाई नीचे है ना, पर है एक्स लेस देन वाई। तो y लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, x मोर देन इक्वल टू वाई, तो नीचे वाला पोर्सन है, और x लेस देन 1। चलो जैसे x लेस देन, x को 1 यहाँ ले लेते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, यह x 0 है। तो ये तुम्हारा सेटेड रीजन आ गया। ओके, तो बाउंड्री क्या है? एक तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक है x इज इक्वल टू 1, इधर है y इज इक्वल टू 0। वो तुम इससे भी देख सकते हो, इक्वलिटी देख के। और एफ एक्स वाई तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2। तो यहाँ से निकाल लो x का डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स इज 2x इक्वल टू माइनस वाई आ टू रहा है वाई, फर्स्ट वाले। और पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस 2x इक्वल टू 0 किया, x बराबर y आ गया। 0 0 हो गया। यहाँ से सिर्फ x 0 हो गया। सो 0 0 इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, वो जो कि कर्नल पॉइंट ही है बाय द वे। एंड उसके अलावा अब तुम क्या करोगे, क्या करते हैं, पहला केस में होता है कि हम उस पर चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक कॉर्नर है तो उस पर चेक कर लेते हैं, एक्स को वाई रख दो, तो सिर्फ एफ एक्स, वाई को एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसमें अब एक्स वाई इक्वल कर दो, तो वो नया फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, मतलब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स है। इसका मैक्सिमम ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन उन मेथड से करना है तो एफ डैश एक्स निकाल लो, माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 ही आ गया, तो यहाँ भी 0 0 ही मिला क्रिटिकल पॉइंट। ओके, दूसरी बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो इसी फंक्शन में अब एक तो ये है ना, सो x इज इक्वल टू 1 रख दो इस वाले में, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ वाई होगा। x को 1 रखो तो 1 + 2 3 माइनस 2y। अब इसका मैक्सिमम चाहिए तो एफ डैश वाई निकालो, 0 पुट कर दो, एफ डैश वाई तुम्हारा -2 आ गया, ये कभी 0 होगा ही नहीं, तो मतलब ये इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि -2 कभी 0 तो हो नहीं सकता। चलो अगला केस क्या है, y इक्वल टू 0, वाई को 0 रख दो, तो अगला केस है y को 0 रख दो, तो y 0 रखोगे तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस केस में भी क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2x होगा, 0 पुट करोगे तो x 0 आया, x 0 आया और y 0 पहले से ही है, तो यहाँ भी 0 0 मिला। ओके, तो ये तो हो गया, तो सारे केस में मिल रहे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, तो क्या है कॉर्नर पॉइंट है, पहले हमने क्या देखा, क्रिटिकल पॉइंट मेथड से, फिर बाउंड्रीज एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, उन सब केस में 0 0 मिला। अब कॉर्नर पॉइंट देख लो, तो 0 0 1 0 1 1, ठीक है, 3 पॉइंट आया, सो 0 0 1 0 1 1, इन तीनों पे वैल्यू निकाल के देखो, जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमा है, जो भी मिनिमम 1 बाई 1 निकाल के देखो। हाँ तो सर वो मैंने भी एक्सट्रीम पॉइंट ही लिया है, तो उस पे होगा। ठीक है ना, तो इनमें जिस पे मैक्सिमम आ रहा है वही मैक्सिमम होगा। क्या क्वेश्चन है, पुट करके देख लो, इतना आसान तो है। तो हो जाता, तो इस पे 0 0 पे 2 आएगा, 1 0 होगा तब उसके लिए। है ना, 1 0 पे x 1 है, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा इस पे, ठीक ना। और मतलब इस वाले ओरिजिन पे ये मिला, इस पॉइंट पे ये मिला, और इस पे क्या मिलेगा, तो 1 1 1, तो इस पे 1 मिला, तो मिनिमा है ना, सो ग्लोबल मिनिमा आ गया, या मिनिमा एट 1 1 एंड मैक्सिमा एट 1 0, ठीक है। तो यही तरीका है 2 वेरिएबल में चेक करने का। तो हम लोग जो RT - s² से कर रहे थे तो तभी डाउटफुल वो केस आया। अरे भाई, तो RT - s² तब लगाते हैं जब कोई रीजन ना दिया हो, ये देखो ये कुछ नहीं दिया होता तब लगाते हैं वो। जब भी क्लोज इंटरवल क्लोज रीजन दिया, मैंने पहले ही बताया है, चाहे 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल हो, तुम्हें कोई टेस्ट नहीं लगाना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं, उस पर फंक्शन पुट करना है, जो सबसे बड़ा है वो ग्लोबल है। जब भी रीजन दे रखा है, या फर्स्ट 1 वेरिएबल में इंटरवल दे रखा है, 2 वेरिएबल में रीजन दे रखा है क्लोज रीजन, तो कोई टेस्ट नहीं लगाना है, ना डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, RT - s², कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, पुट करने हैं फंक्शन में। ओके, और कुछ देख लो, फिर भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि जो छूट गया वो छूट गया। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, 2005 से स्टार्ट किया है, 2013 तक आज डिस्कस किए, इसमें कोई भी क्वेश्चन तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं ठीक से हुआ, तो वी कैन डिस्कस, उससे क्या मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना, ऐसा तो नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो मैं सॉल्व करके मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखोगे। मेन तुम्हारा पर्पज सीखना होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब 22 का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आया तो ऐसा ना हो कि तुम्हें पता नहीं था, और अगर वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है तो फिर भी नहीं आता, फिर तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। ओके, तो देख लेना अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो क्लास, तो 2005 से 13 तक का कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया हो तो तुम पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, फिर 14 का पेपर डिस्कस करेंगे, और ठीक है, ये जो डाउट रह गया क्वेश्चन उसको करेंगे। यस, ओके ठीक है, फिर चलो, गुड नाइट। Good night, sir.